गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक सब्जेक्ट है 12th क्लास बिजनेस व्यवसाय प्रशासन अध्ययन, और उसमें पहला चैप्टर चल रहा है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, पार्ट सेकंड है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रबंध की विशेषताएं बताइए। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, उसके अंदर अमूर्त शक्ति है। प्रबंध को देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। हम प्रबंधक को तो देख सकते हैं मगर प्रबंध को नहीं देख सकते। अमूर्त यानी कि टच नहीं कर सकते, जिसे देख नहीं सकते, वो कहलाता है अमूर्त। ठीक, अमूर्त शक्ति है। अब प्रबंध की विशेषताएं जो हैं, ये मोस्टली क्वेश्चन ज्यादातर लघु में आता है, तो लघु में आता है। और आप यदि कोई गेस्ट पेपर देखेंगे या बुक्स देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मेरा अंदाज है 7, 8, 10 विशेषताएं मिलेंगी, मगर मैंने आपको 20 विशेषताएं लिखी हैं, जो कि आपको थ्योरी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। मान के चलो भूल भी जाते हैं तो भी आपकी 15-16 विशेषताएं रहेंगी। तो देखिएगा, प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हाँ, 3 चीजों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक, पेशे के रूप में प्रबंध की विशेषताएं बताइए। दूसरा, प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा, व्यवसाय प्रबंध की विशेषताएं बताइए। तो तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, आंसर एक ही रहेगा। तो व्यवसाय प्रबंध या प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है? पहली, प्रबंध एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंध एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के तहत कार्य करती है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं तो एक प्रोसेस बनाते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू ही हम काम करते हैं। नंबर 2, प्रबंध एक पेशा है, यानी कि प्रबंध का जो कार्य है वो एक पेशेवर व्यक्ति करता है, नॉन पेशेवर व्यक्ति नहीं कर सकता उसे। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक समूह के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम है। ठीक। प्रबंध एक अमूर्त है। क्या है? शक्ति लिख सकते हैं हम, एक अमूर्त शक्ति है, यानी जिसे देखा नहीं जा सकता। प्रबंध एक सौद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि एक उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम एक प्रोसेस चलाते हैं। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि समाज के वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, नीडों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रबंध का करते हैं। प्रबंध मानव जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है, यानी प्रबंध जो भी कार्य करती है, प्रबंध के अंतर्गत जो भी विशेषता है इसकी कि मानव जीवन को प्रभावित करती है। प्रबंध सार्वभौम है, यानी प्रबंध को हर जगह देखा जा सकता है। सार्वभौम का मतलब कहीं कहीं ये सार्वभौम लिखा होता है, कहीं कहीं ये सार्वभौमिक हो जाता है। तो सार्वभौमिक या सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जैसे कि सूरज है, यूनिवर्सल है, हर जगह देखा जा सकता है। चांद है, हर जगह देखा जा सकता है। पानी है, हर जगह होता है। हवा है, हर जगह है। मकान है, हर जगह है। भूमि है, हर जगह है। तो ये यूनिवर्सल है। ठीक। प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है, प्रबंध का अस्तित्व अलग होता है। प्रबंधक का अलग, प्रबंध का अलग। प्रबंध स्वामित्व से पृथक है, यानी जो मालिक है उससे अलग होता है प्रबंध। नेक्स्ट, प्रबंध के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। प्रबंध हम करेंगे किस पर? प्रबंध करेंगे हम कर्मचारियों पर, प्रबंध करेंगे हम लोगों पर, तो उसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता होती है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, चाहे व्यापार हमारा एकल हो, चाहे कंपनी हो, हर जगह पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध का संबंध कार्य उत्पन्न करने से है, यानी प्रबंध जो होता है उसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोगों से कार्य कराना, कार्य कराने की कला है प्रबंध की। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो प्रबंध के बारे में कहा जाता है कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की ऐसी कला है। तो कार्य का वातावरण उत्पन्न करने से प्रबंध विज्ञान दोनों है। देखो, जितने भी आप चाहे अर्थशास्त्र पढ़ें, चाहे प्रबंध पढ़ें, व्यवसाय अध्ययन पढ़ें, चाहे अकाउंट्स पढ़ें, चाहे समाजशास्त्र पढ़ें, चाहे नागरिक शास्त्र पढ़ें, कोई सा भी विषय पढ़ें, सारे के सारे विषय कला एवं विज्ञान दोनों होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टेप बाय स्टेप ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो जो भी चीजें हैं हम उनको लेवल के हिसाब से फॉलो करते हैं तो विज्ञान है। अब हर आदमी का टेक्निक भी होती है वो कार्य करने की,
कला जो होती है वो अलग अलग होती है, हर आदमी अपने तरीके से कार्य को करता है, फॉलो तो कोई कर रहा है मगर कार्य को अलग तरीके से करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि घर में दो सब्जी होगी, एक ही सब्जी दो लोगों से बनवाई जाए एक ही तरीके की, तो दोनों सब्जियों का टेस्ट अलग होगा। क्यों? आलू की सब्जी बनाई है तो ऐसा तो है नहीं दोनों लेडीज अलग अलग आलू एक कच्चे छोड़ेगी एक उबले छोड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही आलू उबालेंगी, दोनों ही आलू उबालेंगी, उबलने के बाद में ही बंद करेंगी गैस। तो हो गया, विज्ञान तो उन्होंने प्रोसेस तो पूरी लगाई मगर टेस्ट में अंतर गया, क्योंकि वो हर एक का कार्य करने की कला जो है वो अलग अलग होती है। प्रबंध विज्ञान है, दोनों है। प्रबंध एक गत्यात्मक है, यानी प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक, प्रबंध व्यवहारवादी विज्ञान है, व्यवहार में जैसे जैसे यूज करा जा सकता है। प्रबंध संगठन को शक्ति प्रदान करता है, प्रबंध समन्वय की दिशा में एक प्रयास है, प्रबंध का विकास विस्तार औद्योगिकरण की देन है, जहां उद्योग वहां प्रबंध अपने आप ऑटोमेटिकली विकसित होता जाएगा। नेक्स्ट, प्रबंध प्रत्येक प्रबंधकीय क्रिया का उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होता है, यानी जो भी हमने पहले से लक्ष्य निर्धारित करे हैं उनकी प्राप्ति के लिए ही हम प्रबंध प्रक्रिया चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की सीमाओं का वर्णन कीजिए। प्रबंध की सीमाएं, तो प्रबंध की सीमाएं हेडिंग डाली हमने और लिखना चालू करा। प्रबंध की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर हेडिंग, नौकरशाही को प्रोत्साहन। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है, यानी कि दूसरे लोगों से कार्य कराने की कला को ही हम प्रबंध कहते हैं। अतः इससे ऊंच नीच का भेदभाव, लाल फीताशाही तथा नौकरशाही जैसे दूषित मनोवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि लोगों में ऊंच नीच की भावना प्रोत्साहित हो जाती है कि मैं ऊंचा अधिकारी हूं, तुम नीचे हो, तुम लेबर हो। अरे हो तो सभी नौकर, और जब सब नौकर हो तो ऊंच नीच की भावना कहां रही? मालिक तो ना आप हैं ना वो हैं तो सब नौकर, मगर ऊंच नीच की भावना को प्रोत्साहित मिलता है। ठीक, मानवीय आचरण के संबंध में मानवीय आचरण के संबंध के कारण विकास में कठिनाई, जो मानवीय आचरण होता है उसके संबंध में कठिनाइयां होती है। नंबर इसमें देखिएगा, प्रबंध का कर्मचारी, ग्राहक, श्रमिक, व्यापार के स्वामी तथा सरकारी अधिकारी आदि से प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। ग्राहकों को माल बेचता है प्रबंध, श्रमिकों से व्यापार में काम कराता है, व्यापार के स्वामी से दिशा निर्देश प्राप्त करता है, सरकारी अधिकारियों से उसे कार्य कराने होते हैं। उनका व्यवहार किसी ठोस नियम पर आधारित नहीं होता, नियम नहीं होता कि किससे कैसा व्यवहार करना है। ठीक, जिस कारण प्रबंध के सिद्धांत व्यर्थ होते हैं, जो भी प्रबंध के सिद्धांत है वो बेकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, प्रबंध सिद्धांत परिवर्तनशील। प्रबंध जो सिद्धांत है वो परिवर्तनशील होते रहते हैं कि कर्मचारी से ऐसे व्यवहार करना है, मालिक से ऐसे व्यवहार करना है, अफसर से ऐसे है। तो सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन हो जाने से प्रबंध के सिद्धांतों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। निजी हित एवं विशिष्टीकरण प्रतिफल की आशंका। प्रबंध निजी हित एवं विशिष्टि प्रतिफल प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होता है, यानी कि प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो जब ज्यादा लाभ कमा के देगा ओनर को तो उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, इंक्रीजमेंट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो प्रबंध निजी हित एवं विशिष्ट प्रतिफल प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होता है। अतः आज प्रबंधक सर्वप्रथम अपनी मुक्त तथा लाभ की बात सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाए। वे अपने लाभ के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं तथा सर्वाधिक शोषण करने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सुदृढ़ स्थिर मापदंडों का अभाव। प्रबंधकीय तकनीकों एवं उनके प्रभावों का मूल्यांकन करने हेतु सुदृढ़ व स्थिर मापदंडों का अभाव होता है, यानी कोई ऐसा मापदंड नहीं है जो प्रबंधकीय तकनीकों का और उनके प्रभावों का मूल्यांकन कर सके। परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। प्रबंध शास्त्र का सिद्धांत एक देश के लिए लाभदायक हो सकता है परंतु दूसरे देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए प्रॉफिट है वो दूसरे पे भी लगाए तो उसके लिए भी प्रॉफिट हो जाए। जो इंडिया है, इंडिया में नॉर्मल सी बात है, यहाँ सलाह देने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। जब सलाह देने वाले फ्री की सलाह मिलती है यहाँ, वो चाहे जानता हो उस विषय में या नहीं जानता हो, आपको सलाह जरूर दे देगा, फ्री की देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही है कि हमारे यहाँ जो लाभदायक है, जैसे कि उसको बुखार आया तो उसने ये गोली खाई, तो वो दूसरे को बुखार आया तो तुरंत कहेगा ये गोली खा लो। अरे गोली तो खा लो, उसके वेट शरीर में कितना है, उसको कितनी पोटेंसी की जरूरत है, ये कहां पता तुम्हें कि मुझे आराम मिलेगा तो तुम्हें भी आराम मिल जाएगा।
कहते हैं कि प्रबंध शास्त्र का सिद्धांत एक देश के लिए लाभदायक है लेकिन दूसरे देश के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः प्रबंध नीतियों एवं यंत्र विधियों को देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जैसी जहां की परिस्थिति होती है वैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर आता रहता है। समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप सहमत हैं? इसकी कारण बताइए। किसी भी कंपनी में कर्मचारियों के बीच समन्वय होना चाहिए। जब कर्मचारियों के बीच समन्वय नहीं होगा तो कार्य को प्रोसेस नहीं मिल पाएगी, होना आवश्यक है। यदि कर्मचारियों के बीच समन्वय नहीं होगा तो प्रबंध निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जब कर्मचारी लड़ेंगे तो हम अपने प्रोडक्शन को दिशा नहीं दे पाएंगे। प्रबंध को अपने संगठन के कर्मचारियों से समय समय पर बातचीत करते रहना चाहिए, इससे प्रबंधक अपने कर्मचारियों की परेशानी आसानी से समझ पाता है। यानी कि समय समय पर बात करते रहना चाहिए कि हाँ, ये आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, और जब उन्होंने प्रॉब्लम बता दी तो उस प्रॉब्लम को दूर भी कर सकता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है। एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, यानी कि उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एग्री हूं, और तुम्हें जैसी भी प्रॉब्लम है जिस टाइप की भी, तो प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कर्मचारी नई ऊर्जा के साथ संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति कम लागत पर कर सके। यानी कि जब कर्मचारी में स्फूर्ति होगी, ऊर्जा होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और लागत कम हो जाएगी। इसलिए पैरा बदल के, समन्वय शक्ति है जो कार्यों में आत्मा का विकास करता है, जो उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के विभिन्न स्तरों को संक्षेप में समझाइए। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 उच्च स्तरीय प्रबंध, नंबर 2 मध्य स्तरीय प्रबंध, और नंबर 3 निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत संगठन के सारे उद्देश्यों को, कुल उद्देश्यों जो भी होते हैं, कर्मचारियों चाहे वो वरिष्ठतम अधिकारी हों, उनके अंतर्गत जो भी रखे हैं विभिन्न उद्देश्य जो हैं, उन तत्वों में एवं एकता उद्देश्यों में एकता स्थापित करना है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों को स्थापित प्राप्त किया जा सके, और जो भी हमारे लक्ष्य हैं और कर्मचारी हैं या जो भी वर्कर हैं उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके। निम्न स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध में वो मध्यम स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध वह प्रबंध होता है जो कि उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य लोगों, जो भी योजनाएं होती हैं प्रबंधकों द्वारा तैयार योजनाओं को पूरा कराना होता है। ठीक। निम्न स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत फॉरमैन और पर्यवेक्षक दोनों आते हैं। इनका कार्य कर्मचारियों से कार्य कराना होता है, उनका समय समय पर जांचना होता है, और जो भी व्यापार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।